नमस्कार सभी मित्रों का स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। राष्ट्रहित में शिक्षा है, शिक्षा ही राष्ट्रहित में है और शिक्षा जगत का चैनल है आपका दोस्तों। मैं आपके साथ विजय सर। दोस्तों आज की वीडियो में पर्यावरण की टॉप 20 क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को बताने वाले हैं। ये टॉप 20 क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से, शिक्षक भर्ती की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज का सेशन, आज की क्लास, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी यहाँ पे कंक्लूजन बताएंगे, दिल से बताएंगे, दिल से सुनिएगा और दिल से लाइक कीजिएगा और दिल में ही रखिएगा, क्योंकि एग्जाम जब भी आता है, एग्जाम के सामने जब भी बैठते हैं तो वो जो दिल में होता है वही आपके निकलता है। तो दिल में बैठाइए दोस्तों। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर देख रहे हैं और स्क्रीन पर कर रहे हैं। इसके अगर पिछली वीडियो अगर आप लोग को देखना, पिछली क्लासेस देखना है, यहाँ पे बेल आइकन पे प्लेलिस्ट मिलेगा तो आप लोग देख सकते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है दोस्तों और 4 ऑप्शन रहेंगे, सभी लोगों को पता है। जैसा प्रश्न यह है दोस्तों कि तथ्यात्मक पर्यावरण में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। दोस्तों पेडागॉजी का यहाँ पूरा कंसेप्ट है, कंसेप्ट प्लस पेडागॉजी के टॉप 20 क्वेश्चन है, क्योंकि आपके 15 प्रश्न आपके पेडागॉजी के आते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपके शिक्षण शास्त्र के प्रश्न आते हैं और 15 प्रश्नों में से आपके काफ़ी सारे सेक्टर से यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इनमें 1-2 प्रश्न करंट अफेयर जीके के भी होते हैं, स्टेट लेवल के जीके होते हैं और आपके, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारा कंक्लूजन होता है, इसलिए पेडागॉजी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न है, सभी लोग कमेंट के माध्यम से अपना स्कोर जरूर बताएंगे, अपना आंसर बताएंगे। प्रश्न यह है, तथ्यात्मक पर्यावरण में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। सभी लोग कमेंट के द्वारा बताएंगे, तथ्यात्मक पर्यावरण में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। उच्चावच है, जल प्रवाह है, भूमि क्षरण है या उपरोक्त सभी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तथ्यात्मक पर्यावरण में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। तो आपके उपरोक्त सभी शामिल है। उच्चावच भी है, जल प्रवाह भी है, भूमि क्षरण भी है, यानी कि मृदा अपरदन जिसे बोलते हैं, भूमि क्षरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पेश कर रहे हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, सभी लोग एक बार दिल से लाइक कर देंगे और दिल से कमेंट करेंगे इसका सही आंसर क्या होगा। पर्यावरण को ऊर्जा प्राप्त होती है, जो पर्यावरण है उसको ऊर्जा प्राप्त होती है। कैसे? कोयला से प्राप्त होती है, पेट्रोलियम से प्राप्त होती है, ठीक है, आणविक से शक्ति से, जो आणविक शक्तियां होती हैं उनसे प्राप्त होती है, या सूर्य से प्राप्त होती है। सभी लोग कमेंट करें, पर्यावरण को ऊर्जा प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है। तो ये आपके सूर्य से प्राप्त होती है। पर्यावरण को है, ये बताइए, पर्यावरण क्या, हमारे चारों तरफ का आवरण हो गया, जिसमें हम भी आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं। तो ऊर्जा किससे मिलती है? पेड़ पौधों किससे ऊर्जा मिलती है? सूर्य से मिलती है, हमको भी सूर्य से मिलती है। पेड़ पौधे हैं तो हमें साग सब्जी कहाँ से मिलता है भैया? वहीं से, पेड़ों से ही तो मिलता है। पेड़ की ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सूर्य से ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि नगरों में पर्यावरण असंतुलन होता है। नगरों में कैसा होता है? पर्यावरण का असंतुलन होता है। किसके कारण होता है? मल निकासी से होता है या आपके आवासीय समस्या से होता है? सही आंसर बताएंगे क्या होगा भैया, क्या होगा यहाँ पे? नगरों में पर्यावरण का असंतुलन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाए? उपरोक्त तीनों, तीनों से होता है। यानी एक ऑप्शन एक और दिया गया था, मल निकासी से भी आपका क्या होता है? नगरों के वायु प्रदूषण होता है, आवासीय समस्या से भी होता है, और यहाँ पे क्या है, या पशुओं को नहलाने धोने से भी आपका क्या है, पर्यावरण का असंतुलन होता है। तो ये आपके तीनों ऑप्शन है, तो आपका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से तीनों आपका दिया गया था। इसके साथ ही दोस्तों चौथा प्रश्न स्क्रीन पर पेश कर रहे हैं, सभी लोग एक बार दिल से लाइक करेंगे और दिल से कमेंट भी करेंगे। प्रश्न यह है दोस्तों, पर्यावरण ह्रास का पर्यायवाची है, पर्यायवाची है, पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, हिंदी वाला आपका सेंटोनेम्स नहीं है, सेंटोनेम्स नहीं है, ठीक है। तो पर्यावरण जो ह्रास हो रहा है, हमारा लॉस हो रहा है, तो उसका पर्यायवाची क्या होगा? पर्यावरण अवनयन होगा, पर्यावरण निम्नीकरण होगा, पर्यावरण अपकर्षण होगा, या उपरोक्त तीनों हो जाएगा। सभी लोग एक बार दिल से कमेंट करेंगे, पर्यावरण ह्रास का पर्यायवाची क्या होगा? तो यहाँ पर उपरोक्त में से तीनों हो जाएगा। पर्यावरण अवनयन भी होगा, निम्नीकरण भी होगा, आकर्षण भी हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी के पैटर्न पर हैं और नए सिलेबस पर के आधारित ही सभी प्रश्न यहाँ पर लाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, मरुस्थलीकरण में पर्यावरण होता है, जो आपका मरुस्थलीकरण है उसमें पर्यावरण होता है, असंतुलित पर्यावरण,
संतुलित पर्यावरण, उतार चढ़ाव वाला पर्यावरण, या इनमें से कोई नहीं। तो मरुस्थलीकरण में पर्यावरण कैसा होता है, सभी लोग एक बार दिल से कमेंट करेंगे। मरुस्थल मतलब क्या होता है, जहां पर सभी लोग जानते हैं मरुस्थल हमारे देश में सबसे ज्यादा राजस्थान इलाके में है। मरुस्थल जहां बालुई इलाका, उसी को क्या है, मरुस्थल बोला जाता है। तो मरुस्थल में जो पर्यावरण कैसा होता है, तो वहां पर असंतुलित होता है, क्योंकि वहां पर पानी की कमी होती है। पानी की क्या होती है, कमी होती है, इसलिए आपका असंतुलित रहता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ये भी प्यारा सा प्रश्न है और दिल से एक बार लाइक करेंगे कि नगरीकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो आपका नगरीकरण हो रहे हैं, इस पर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। जल प्रदूषण बढ़ेगा, अगर नगरीकरण होगा तो इससे जल प्रदूषण बढ़ेगा, वायु प्रदूषण बढ़ेगा, ध्वनि प्रदूषण बढ़ेगा, उपरोक्त सभी। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर नगरीकरण हो रहा है, उसमें ज़्यादा लोग रहेंगे, ठीक है, ज़्यादा परिवार वाले लोग रहेंगे, तो जल भी प्रदूषित होगा, वायु भी प्रदूषित होगा और ध्वनि भी प्रदूषित हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी आपका हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों एक बार दिल से लाइक करिएगा, सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, एक बार कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, प्लीज़ सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों सभी आपकी एग्जाम के पैटर्न के अनुसार सभी क्वेश्चन लेकर आते हैं, और अभी तक हमने लगभग 5000 एबव यहाँ पे आपके पर्यावरण के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। 5000 एबव की बात करें दोस्तों, अगर एक एक वीडियो को लेकर प्रश्न लिया जाए दोस्तों, तो 5000 एबव क्वेश्चन हम पर्यावरण के कर चुके हैं। अगर हम पहले व्यूअर हैं, वाकई में पिछले वीडियो आपने देखा है तो आप लोगों को पता भी होगा। अगर आपने इतनी डेली क्लासेस ले रहे हैं भैया, तो शिक्षक बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहीं से प्रश्न आते हैं। और इसलिए हम बार बार आपको माइंड पे कहते हैं ना, जब बार बार ठोकर डालता है ना किसी पर, पत्थर पे अगर कोई भी कितनी बड़ी चट्टान हो, कितनी मजबूत चट्टान, उसमें बार बार अगर प्रहार करोगे तो वो भी टूट जाती है। इसलिए हम बार बार जब क्वेश्चन लाएंगे तो आपको जरूर याद होगा। तो पर्यावरण किससे बनता है भैया, सभी लोग एक बार कमेंट करें, हर भाई बहन, हर गृहिणी, हर शिक्षक बंधु, हर कैंडिडेट कमेंट करेंगे, पर्यावरण किससे बनता है। जीवी घटक होते हैं, भू आकृति घटक होते हैं, अजैव घटक होते हैं, या उपयुक्त सभी होगा। एक बार कमेंट करें दिल से, पर्यावरण किससे बनता है। सभी लोग बताएंगे भैया पर्यावरण किससे बनता है, तो कैसे बनता है, जीवी घटकों से ही बनता है, भू आकृतिक से बनता है, अजैव घटकों से भी बनता है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, एक बार दिल से लाइक कर दीजिएगा और क्वेश्चन पढ़िए और फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट पे कि पर्यावरण का प्रत्येक भाग कहलाता है। जो पर्यावरण का भाग है दोस्तों, जो प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, वायुमंडलीय कारक होगा, परिस्थितिकी कारक होगा, या उत्तरकीय कारक होगा, या उपरोक्त सभी होगा। तो पर्यावरण का प्रत्येक भाग कहलाता है, क्या कहलाता है, परिस्थितिकी कारक कहलाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा। बहुत से बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, ए पे लगा देते हैं, जो कि आपका गलत है, या कि बहुत से बच्चे सभी में लगा देते हैं। मैंने प्रत्येक वीडियो पर बताता हूँ 3 से 4 प्रश्न दोस्तों ऐसे आते हैं 30 प्रश्नों में से, कि आपके उपरोक्त सभी वाले 4 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से एक प्रश्न ऐसा रहेगा कि सभी दिया रहेगा लेकिन ऑप्शन कोई और सही होता है, जैसे इस क्वेश्चन में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पर्यावरण का प्रत्येक भाग कहलाता है, परिस्थितिकी कारक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। जो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है वह कहाँ है दोस्तों। आपको पता है कि आपकी जो परीक्षा में एनसीईआरटी के पैटर्न पर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एनसीईआरटी का पैटर्न आपके पूरे ऑल इंडिया लेवल का रहता है, ये आपको नोट रखना है। तो ऑल इंडिया से भी पूछे जाते हैं। तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, नई दिल्ली, इलाहाबाद, पुणे, बेंगलोर, कहाँ स्थित है, सभी लोग कमेंट करें। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये आपके बेंगलोर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पर पेश कर रहे हैं, अगला प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार दिल से लाइक कीजिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन से हैं। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसके 2 घटक हैं। 2 घटक वो कौन कौन से हैं, खरपतवार और सूक्ष्म जीव, पौधे एवं जीव, पौधे और प्रकाश, जैविक तथा अजैविक। तो पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन से हैं, सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे। तो दोस्तों जो परिस्थितिकी जो तंत्र होता है उसके 2 घटक होते हैं। एक होता है आपका जैविक घटक होता है, एक आपका अजैविक घटक होता है।
और जैविक अजैविक के बारे में मैंने काफ़ी सारे प्रश्न आपको बताए हैं, काफ़ी सारा डिटेल के साथ बता चुका है। पिछली क्लासेज, पिछले वीडियो जरूर देखिए दोस्तों। क्वेश्चन यहाँ पे अगला प्रश्न स्क्रीन पर लेके आ रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पारिस्थितिकी शब्द को परिभाषित करने वाले पर्यावरणविद हैं। यानी जो पारिस्थितिकी शब्द को किसने परिभाषित किया था, वो महान व्यक्ति कौन है, वो महान वैज्ञानिक कौन है दोस्तों? क्या वह डार्विन है, क्या वह अर्नेस्ट हैक्ले हैं, क्या वह थियोप्रेसस हैं, या अलेक्जेंडर वान हेम्बोल्ट हैं? तो पारिस्थितिकी शब्द को परिभाषित करने वाले पर्यावरणविद कौन है दोस्तों? एक बार कमेंट करें अगर आप लोगों को पता है तो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्नेस्ट हैक्ले साहब हैं, ये नोट कर लीजिएगा। एक बार स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। वैसे आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो वहाँ पे जायसवाल कोचिंग सेंटर सर्च करेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और साथ ही साथ नोट्स PDF फाइल आपको फ्री में मिलेगी वहाँ पर। तो अर्नेस्ट हैक्ले साहब हैं पारिस्थितिकी शब्द को परिभाषित करने वाले पर्यावरणविद, ठीक है, पर्यावरणविद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ये भी प्यारा सा प्रश्न है, तो प्यारा सा कमेंट भी चाहते हैं और एक बार दिल से लाइक भी कर दीजिएगा कि डार्विन का उद्विकास का सिद्धांत आधारित है। दोस्तों आपको पता है पेडागॉजी जिसकी भैया कंठस्थ रहती है वो बंदा सिलेक्शन नहीं, वो बंदा क्या करता है, रैंक हासिल करता है दोस्तों। जो पेडागॉजी में जिसकी पकड़ होती है शिक्षण शास्त्र में, वो रैंक हासिल करता है। तो यहाँ पर जब रैंक हासिल करेगा तो भैया उसका सिलेक्शन यहाँ पे 100% श्योर एंड प्योर हो जाता है। प्रश्न यह कि डार्विन का उद्विकास सिद्धांत आधारित है, किससे आधारित है भैया? उपयोग एवं अनुपयोग से है, उत्परिवर्तन से है, प्राकृतिक वर्ण से है, या उपरोक्त सभी होगा? तो डार्विन का जो उद्विकास है वह किस सिद्धांत पर आधारित है? वह आपके उत्परिवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। डार्विन उत्परिवर्तन, ये आपको नोट कर लेना है। डार्विन में लकार आर का लगा है, इसीलिए परिवर्तन में ता में लगा है, ये नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर है, प्यारा सा प्रश्न है और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है एक बार ध्यानपूर्वक देखेंगे। प्रश्न अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण एवं विभिन्न जीवों के अंतः संबंधों का अध्ययन किया जाता है? यानी विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण एवं विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है? पर्यावरण पर, पारिस्थितिकी पर, पारिस्थितिकी तंत्र पर, या प्राकृतिक इतिहास पर? ठीक है, इकोलॉजी या इकोलॉजी सिस्टम, दो आपके हैं, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र। इसके बारे में मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन, काफ़ी सारे वीडियो में डिटेल के साथ बताया था, इनकी खोज और इनका सन। तो यहाँ पे विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण एवं विभिन्न जीवों के अंतः संबंधों का अध्ययन किया जाता है? किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है, इकोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, पारिस्थितिकी विज्ञान में जिसका अध्ययन होता है वह कौन सा है? जो पारिस्थितिकी विज्ञान होता है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? धरती का, वातावरण का, अंतरिक्ष का, आकाश का? पारिस्थितिकी विज्ञान किसका अध्ययन किया जाता है? तो उसमें आपका वातावरण का अध्ययन किया जाता है, नोट कर लीजिए। जो पारिस्थितिकी विज्ञान होता है उसमें वातावरण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, विश्व का वह भाग जहां मानव अधिवास स्थायी है कहलाता है। यानी विश्व का वह भाग बताइए जहां मानव जो अधिवास मतलब क्या, जहां रहने का स्थायी है, रहने का। तो पारिस्थितिकी तंत्र होगा, इक्विमेन होगा, अधिवास क्षेत्र हो जाएगा, यह आपका होगा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है दोस्तों? विश्व का वह भाग जहां मानव अधिवास स्थायी होता है, मानव के रहने का स्थायी होता है। तो सभी लोग जानते हैं क्या होगा भैया? इक्विमेन। क्या होगा? इक्विमेन होगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि पर्यावरण प्रतिफल है। पर्यावरण प्रतिफल है किसका है भैया? जैविक तत्व का प्रतिफल है, भौतिक तत्व का है, अजैविक तत्व का है, या उपरोक्त सभी का है? तो पर्यावरण प्रतिफल है, किसका प्रतिफल है? तो यह आपके जैविक तत्व का भी है, भौतिक तत्व का भी है, अजैविक तत्व का है, यानी कि उपरोक्त सभी इज द उपरोक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। प्रश्न है, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की।
सर्वप्रथम की बात की गई है दोस्तों। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की चार्ल्स एल्टन ने, ओडम ने, डार्विन ने, टांसले ने, किसने की थी? तो सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की चार्ल्स एल्टन ने, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न यह है कि निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है, यानी यह आपका निगेटिव प्रश्न हो गया। यानी एक ऐसा ऑप्शन दे दिया गया जो आपका मदद नहीं करता है, तीन ऐसे ऑप्शन है जो मदद करते हैं किसको? पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए। देखिए, वनों को काटना क्या मदद करता है? ये तो मुझे नहीं लगता कि मदद करेगा, मुझे लगता है यही ऑप्शन होगा। फिर होता है, फिर दिया आपका वन रोपण अच्छा है। वर्षा जल प्रबंधन ये भी करना चाहिए। जैव मंडल भंडार, तो यहाँ पर देखिए जो ये तीनों दिए गए हैं, तीनों क्या है? संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं, लेकिन वनों का काटना यह क्या मदद नहीं करता। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज द राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों कि भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका प्रमुख कारण है? वनों का उन्मूलन, मरुस्थलीकरण हो गया आपका, और तीसरा है आपका क्या है? बाढ़ एवं अकाल दिया है, या वर्षा की परिवर्तन। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर यहाँ पे क्या पूछा गया है कि भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? वनों का उन्मूलन हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, ये भी प्यारा सा प्रश्न है, एक बार दिल से लाइक कर देंगे कि परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? दोस्तों मैं यह प्रश्न 4 से 5 बार आप लोगों को बता चुका हूँ, एक बार कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। परितंत्र में जो ऊर्जा का पिरामिड होता है कैसा होता है? किसी भी प्रकार का नहीं होता, पहले उल्टा बाद में सीधा होता है, या सीधा होता है या उल्टा होता है। तो परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो ये बच्चा हर कैंडिडेट जानते होंगे भैया कि ऊर्जा का पिरामिड सीधा ही होता है। तो ये दोस्तों पेडागोजी पर इन्वायरमेंट पेडागोजी के ये रहे आपके टॉप 20 क्वेश्चन दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये 20 प्रश्न आपके लाइफ चेंज करने वाले रहेंगे, और आने वाले प्रश्न आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह शिक्षा जगत की बात की जाती है। शिक्षा जगत के प्रश्न आते हैं, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, कंसेप्ट कराते हैं। तो एक बार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आपका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षिका बनना, तो एक बार दिल से लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों शिक्षक भर्ती में बेहतर स्कोर करना हो तो आज ही जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे जायसवाल कोचिंग सेंटर, और सरकारी शिक्षक बनो। दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा यह मानना है दोस्तों कि अच्छी सोच, अच्छा विचार और अच्छी भावना मन को हल्का करती है। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आप सभी लोग मेहनत करें और उस मेहनत का फल आपको एक सरकारी सीट के रूप में मिले। तो धन्यवाद सभी मित्रों को, मिलते हैं।